सब म्यूट कीजिए, सब म्यूट कीजिए, ठीक है। सुशील कुमार जी म्यूट कीजिए। तो आज का क्लास है चैप्टर 3। चैप्टर 3 में क्या है, जो रेगुलेशन नंबर 11 है, बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन, ठीक है। जो माइंस में जो कार्य होता है, उस कार्य के बारे में जो जो एग्जाम होता है, उस सब के बारे में आज हम डिटेल्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। माइंस पहला पॉइंट क्या है, माइंस में जितने भी कार्य होता है, उस कार्य को लेकर के एक बोर्ड गठन किया जाएगा, ठीक है। उसी को बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन कहा जाएगा, ठीक है। जो भी माइंस में काम होता है, माइंस में एक बार फिर से शुरू से स्टार्ट कीजिए। ओके, फिर से स्टार्ट हो गया। क्या है आज का चैप्टर है, चैप्टर 3 है, रेगुलेशन नंबर 11 है, बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन। बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन क्या होता है, जैसे कि खनिज कार्य में जो बोर्ड रहता है, वो उनका जो वहाँ पे जो काम करते हैं, उनका जो एग्जाम दिया जाता है, उसी के बारे में आज हम डिटेल डिस्कस करेंगे, उनका सर्टिफिकेट के बारे में, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, माइंस में जो कार्य होता है, उस कार्य में जो एग्जाम दिया जाता है, तो उसके लिए एक तो बोर्ड गठन किया जाएगा, ठीक है। उसी को बोर्ड बोल के कहा जाएगा, ठीक है। इस बोर्ड में चीफ इंस्पेक्टर जो है चेयरमैन रहेंगे। ये जो बोर्ड गठन किया जाएगा ना, बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन का जो बोर्ड गठन किया जाएगा, उसमें चीफ इंस्पेक्टर चेयरमैन रहेंगे, ठीक है। उनके साथ और 5 मेंबर रहेंगे, ठीक है। उनका जो 5 पर्सन रहेंगे, उनके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है। उनके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन माइनिंग का वो व्यक्ति रहे होंगे, ठीक है। वो क्या बता रहा है, नेक्स्ट पॉइंट बता रहा है, मेटलिफरस माइंस में वो उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा होगा। पहले पॉइंट बताया कि उनका टेक्निकल क्वालिफिकेशन माइनिंग का होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट बता रहा है वो मेटलिफरस माइंस में उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा होगा, यानी वो माइनिंग का डिग्री का सर्टिफिकेट वो हासिल किए होंगे, ठीक है। और ऐसा है कि वो अन्य किसी क्षेत्र में शिक्षानुष्ठान में वो लेक्चरर रहे होंगे, शिक्षा दान करते रहेंगे, वही पर्सन जो है वहां पर रहेंगे। और क्या बता रहे हैं, जो माइंस का माइनिंग रिसर्च में जो व्यक्ति काम कर रहे होंगे, ठीक है, यही से व्यक्ति वो बोर्ड ऑफ माइनिंग में रहेंगे। ये सबको कौन नियुक्त करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट नियुक्त करता है। समझ में आ गया कि जो बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन में होता है, उसमें चेयरमैन कौन रहता है, चीफ इंस्पेक्टर रहता है। उनके साथ 5 मेंबर रहते हैं। उनका 5 मेंबर का क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उनका टेक्निकल क्वालिफिकेशन माइनिंग होना चाहिए। मेटलिफेरस माइंस का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उनके पास होना चाहिए। उनका पास माइनिंग का डिग्री हासिल किया होना चाहिए, और वो कोई भी शिक्षानुष्ठान में वो शिक्षा दान करते रहेंगे। और क्या, कोई भी माइनिंग रिसर्च में काम करने वाला हो, ये सब वो 5 पर्सन का अंदर क्वालिफिकेशन ये सब होना चाहिए। और ये जो सबको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर देखिए, ये जो बोर्ड गठन किया जाता है, ये जो बोर्ड गठन किया जाएगा, इसी तरह से अगर मान लीजिए 5 व्यक्ति के पास इतना सारा क्वालिफिकेशन नहीं रहेगा, तो अगर 3 पर्सन का भी अगर इतना क्वालिफिकेशन है, तो बोर्ड में उनको लिया जाएगा, ठीक है। इस जो बोर्ड होता है, जो माइनिंग का बोर्ड होता है, ये माइनिंग का बोर्ड में प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष से ज्यादा नहीं रहेगा, ठीक है। ये जो बोर्ड होता है, माइनिंग बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जाम्स में बोर्ड होता है, उसमें प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष से ज्यादा नहीं होता है। जब तक मान लीजिए कोई व्यक्ति छोड़ने के लिए जब चाहेगा, ठीक है, उसके जगह में जब तक कोई रिप्लेसमेंट नहीं आ जाएगा, तब तक वो वो अपना काम
कार्यभार छोड़ेगा नहीं। वो आने के बाद ही उनको सारे कार्यभार सौंप के वो अपना कार्य समाप्त कर सकते हैं। ठीक है सर इसको और एक बार बोलिए सर। ये जो बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन है, ये एग्जामिनेशन में जितने भी कार्यकर्ता रहते हैं, जितने भी सदस्य रहते हैं, इनका कार्यकाल 3 वर्ष का रहता है, 3 इयर्स का रहता है। ठीक है, अगर उसमें कोई व्यक्ति सोचेगा कि मैं छोड़ दूंगा, तो उस क्षेत्र में जब तक उनका जगह में रिप्लेसमेंट, मतलब उनका जगह में वही सेम पर्सन व्यक्ति जब तक नहीं ज्वाइन करेंगे, तब तक वो वहाँ पे छोड़ेंगे नहीं। जब वो ज्वाइन करेंगे, उनको सारे कार्यभार समझा के दे के वो अपना वहाँ पे वो पद से वो हटेंगे। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है, उसमें जो सदस्य रहते हैं किसी भी टाइम में, कोई भी टाइम पे वो इस्तीफा दे सकता है, रेजिग्नेशन वो कर सकता है। ठीक है, और ऐसा भी होता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति का वो उस पोस्ट में है, उनका मृत्यु हो जाता है। ठीक है, मृत्यु हो जाता है, कोई उनको त्याग कर देता है, तब उस क्षेत्र में उस स्थान में पूर्ण करने के लिए जो पुराना जो रहे होंगे उन्हीं को उस टाइम में लाया जाएगा। मतलब ये कह रहा है, अगर कोई व्यक्ति डेथ हो जाता है, उनका जो सदस्य रहते हैं उन सदस्य में कोई डेथ हो जाता है, या वो अपना जब त्याग कर देता है नौकरी को, तब उस क्षेत्र में क्या कहता है, जो पुराना मेंबर, हाँ पुराना मेंबर जो है उनको उस टाइम में उनको वापस बुलाया जाएगा, वापस बुलाया जाएगा। ठीक है, इसमें जो मेंबर्स रहते हैं, ठीक है, इनको तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट करता है, लेकिन उनको पारिश्रमिक जो उनको सैलरी दिया जाता है ये सबको मिलेगा, लेकिन एक को छोड़ के। किसको छोड़ के? जो चेयरमैन होते हैं उनको छोड़ के, वो बाकी जो मेंबर्स रहेंगे उनको उनका पारिश्रमिक कम उनको मिलेगा। ठीक है, अगर चीफ इंस्पेक्टर चाहें तो इंस्पेक्टर को, वो किसी भी इंस्पेक्टर को वो सेक्रेटरी के भाव में नियुक्त कर सकते हैं। अगर सेक्रेटरी चाहते हैं, सॉरी, अगर चीफ इंस्पेक्टर चाहते हैं तो कोई भी इंस्पेक्टर को सेक्रेटरी में उनको अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेंगे, मान लीजिए ये जो कमेटी गठन किया हुआ है, ये जो बोर्ड गठन हुआ है, ये बोर्ड मतलब उसका टाइम पीरियड आ जा रहा है, 3 इयर्स हो जा रहा है, ये सभी का मतलब और कुछ दिन के बाद ये इसका ड्यू पूरा हो जाएगा, ये बोर्ड टूट जाएगा। तो इससे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, जो जन साधारण के हित के लिए उनको फिर से एक तो पुनर्वार गठन करना होगा। जब तक ये खत्म हुआ तो फिर एक नया स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये जिम्मेवारी बनता है कि उसको गठन किया जाए। ठीक है, मान लीजिए ये जो बोर्ड हुआ है उनका एक तो प्लेस होना चाहिए मीटिंग के लिए। मान लीजिए चेयरमैन कौन रहता है? चीफ इंस्पेक्टर। अगर चीफ इंस्पेक्टर चेयरमैन कहीं पे अगर मीटिंग रखते हैं, तब वो सभी मेंबर को उस जगह का डिटेल्स वो बताएंगे। ठीक है, अगर किसी जगह पे अगर नहीं रख रहे हैं तो लास्ट में कहाँ पे मीटिंग किया जाएगा? धनबाद में मीटिंग किया जाएगा। ठीक है, जब कहीं दूसरा जगह में मीटिंग करने का रखेंगे, तब उस क्षेत्र में पहले जितने मेंबर्स हैं, मेंबर्स को सब मतलब इंस्ट्रक्शन देंगे, उनको बताएंगे। लेकिन अगर कहीं पे अगर ऐसा मैसेज नहीं है तो फिर लास्ट में धनबाद में ही वो मीटिंग होगा। ठीक है, अगर वो जो सदस्य रहते हैं उनमें से कुछ दिन के लिए जो अगर विदेश चला जा रहा है, भारत को छोड़ के जा रहा है, तो उस क्षेत्र में वो बंदा क्या करेगा, 10 दिन पहले वो रिपोर्ट देगा कि हम अभी इंडिया में कुछ दिन नहीं रहेंगे, बाहर चला जा रहा है। ठीक है, ये जो रिपोर्ट है 10 दिन पहले उनको देना होगा। ठीक है, हाँ ये भी पॉइंट बता रहे हैं, अगर कोई भी जो मीटिंग करेंगे, मीटिंग जब होता है वो मीटिंग का 10 दिन पहले भी चेयरमैन सबको बता देंगे कि नोटिस दे देंगे कि
इतना तारीख को मीटिंग होने वाला है। ठीक है, ये जो भी नोटिस फाइनल करेंगे चेयरमैन, वो क्या करेंगे, पोस्टल में सभी को पास भेजेंगे, पोस्ट ऑफिस के द्वारा सभी को भेजा जाएगा। अगर कुछ इमरजेंसी रहता है, ठीक है, कोई भी समय पे कुछ इमरजेंसी पड़ने से चेयरमैन सभी को बुला सकते हैं। वो कितने दिन पहले बुला सकते हैं, 2 दिन पहले बुला सकते हैं। ठीक है, जो बोर्ड ऑफ मीटिंग होता है ना कोई छोड़ के जाता है तो 10 दिन पहले बता के जाना पड़ेगा। हाँ, 10 दिन पहले इंस्ट्रक्शन देगा। ठीक है, अगर कोई जो मीटिंग भी रखा जाएगा तब उस क्षेत्र में चेयरमैन क्या करेंगे, 10 दिन पहले सबको इंस्ट्रक्शन देंगे कि पोस्टल के द्वारा भेजेंगे कि इतना तारीख को मतलब मीटिंग है। ठीक है, उस क्षेत्र को 10 दिन पहले बताएंगे। कोई अगर बाहर जाएगा तो भी 10 दिन के पहले वो इंस्ट्रक्शन देगा। अगर कुछ इमरजेंसी जो पड़ जाता है तब वो 2 दिन से पहले सबको बुला सकता है। ठीक है, जितने भी बोर्ड ऑफ मीटिंग होता है प्रत्येक मीटिंग में चेयरमैन उपस्थित रहेंगे। वो सारे डिटेल्स जो जो भी पॉइंट में डिस्कस होने वाला है वो खुद बताएंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए चेयरमैन ही मतलब अनुपस्थित रहेंगे, वहां पे प्रेजेंट नहीं रहेंगे, तो वहां पे जितने भी सदस्य रहेंगे किसी एक सदस्य को वो चेयरमैन का पदवी वो चूज करेंगे। ठीक है, ठीक है, और उसमें नेक्स्ट पॉइंट बता रहे हैं, वो बोर्ड में कितना व्यक्ति सदस्य नहीं रहने से कोई भी मीटिंग नहीं होगा। चेयरमैन के साथ 3 व्यक्ति अगर 3 सदस्य नहीं रहेंगे तब वहां पे कोई मीटिंग नहीं रखा जाएगा। ठीक है, मान लीजिए जो मीटिंग नहीं हुआ, ठीक है, कितने सदस्यों के सर? चेयरमैन का साथ 3 सदस्य जहां पर मौजूद नहीं होंगे तब वहां पर वो बोर्ड ऑफ मीटिंग माइनिंग का एग्जाम का मीटिंग नहीं रखा जाएगा। ठीक है, जब ये मीटिंग नहीं रहेगा तब वहां पर क्या करेंगे, घोषित किया जाएगा। इससे 7 दिन के बाद, इससे 7 दिन के बाद फिर वो एग्जाम, सॉरी, उससे 7 दिन के बाद फिर वो मीटिंग रखा जाएगा। ठीक है, अगर जो मीटिंग में जो कोई भी पास करना पड़ता है कोई भी इम्प्लीमेंट के लिए, तब उस क्षेत्र में जो चेयरमैन बताएंगे उनको कोई 2 सदस्य उनको समर्थन करना चाहिए, तो जाके वो पास होगा। ठीक है, और मीटिंग में क्या क्या डिस्कस होगा उसके विषय में सारे का सारे एक लिस्ट वहां पर उपस्थापन करेंगे कि इस बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसका पहले लिस्ट रख दिया होगा। ठीक है, 2 सदस्य क्या रहेंगे? वही मैं बताए ना, जो सदस्य का समर्थन उनको होना चाहिए, मतलब जो भी मीटिंग होता है जैसे को पास करने के। हाँ, समझ रहे ना रतन जी, मान लीजिए आपका कोई आपका गांव में ही, आपका गांव में एक तालाब है, उस तालाब को लेकर के वो मतलब 3-4 तो पार्ट है, 3-4 मतलब कुछ साई मिल के गांव होता है, कुछ साई का जब बोलता है कि नहीं इस बार हम लोग ये करेंगे, मछली छोड़ेंगे, नेक्स्ट ईयर आप लोग छोड़ेगा, तो उसमें से अगर बोलता है कि 100, उस बोले नहीं ऐसा नहीं होगा, वोट किया जाएगा। ठीक है, वोट में से कुछ पर्सन का जो होता है बोल रहा है कि नहीं हम लोग समर्थन कर रहे हैं, इसको आप ही को होना चाहिए। ज्यादा अगर आपका सपोर्टर में आ गए तो आपका होता है ना, लेकिन इसमें जो बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन मीटिंग होता है, ये मीटिंग में बोल रहा है कोई भी जब वो पास करेंगे तो 2 सदस्य वो समर्थन करेंगे। ठीक है, अगर ऐसा है कि चेयरमैन जो बताएंगे उनमें से सबका भिन्न भिन्न मतलब रहता है कि नहीं नहीं ये सही नहीं है, सबका जो 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 जो, जो 2 सदस्य उनका समर्थन करते थे वही भी जो विरोध करेंगे कि नहीं ये सही नहीं है, तो उस क्षेत्र में क्या किया जाएगा, मान लीजिए जो भी पास करने के लिए चेयरमैन सोच रहे हैं, तो उस क्षेत्र में
सब ने इनकार कर रहा है, सब कोई बोल रहा है कि नहीं चेयरमैन ये जो है ये नहीं है। तो उस क्षेत्र में क्या किया जाएगा, एक मिनट लाइन पे रहिए, वो कास्टिंग वोट किया जाएगा, ठीक है। जो कि सभापति को निर्णय को मत देने का अधिकार जो होता है वो कास्टिंग वोट होता है, ठीक है। उस टाइम वो क्या करेगा, कास्टिंग वोट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, जितने भी वहां पर जो डॉक्यूमेंट्स रहेगा, जो भी सब्जेक्ट रहेगा, उसका बोर्ड के सामने में सब रखा जाएगा, ठीक है। जो बोर्ड का निर्णय होगा, जो निर्णय से निकला होगा, वो जो उसको सब पालन करेगा, उनका आदेश का सब पालन करेगा, ठीक है। अगर ये जो भी मतलब आदेश हुआ है, जो भी निर्णय निकला हुआ है बोर्ड में मीटिंग के बाद, जो जो डिस्कशन हुआ है, इसको फिर किसके पास भेजना होगा, लिख के सेंट्रल गवर्नमेंट के पास लिख के भेजना होगा, ठीक है। क्योंकि ये जो बोर्ड जो निर्णय लिया है ये सबको लागू करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ही सारे को लागू करते हैं, ठीक है। और ये भी वहां पे मतलब जो भी वहां पे जो मीटिंग हुआ है, वो मीटिंग का बात कहीं पे भी डिस्कस नहीं किया जाएगा, उसको गोपन रखा जाएगा, वो पब्लिकली उसको हाईलाइट नहीं किया जाएगा वहां पे क्या क्या डिस्कस हुआ है, ठीक है। ये रेगुलेशन 11 का चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। जिसको कुछ पूछना है रेगुलेशन 11 के बारे में, सबको समझ में आ गया। सबको समझ में आ गया तो नहीं तो उसके बाद रेगुलेशन 12 को अभी हम जाएंगे। हाँ ये सर। रेगुलेशन 12 क्या देखे, सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय द बोर्ड, जो भी सर्टिफिकेट रहता है, चाहे मेट का हो चाहे सर और फॉर्मल। एक बार। रेगुलेशन 12 क्या कह रहा है, सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय द बोर्ड, जितने भी सर्टिफिकेट्स रहता है माइनिंग का, जितने भी सर्टिफिकेट रहता है, चाहे मेट का हो, ब्लास्टर का हो, फॉरमैन का हो, असिस्टेंट मैनेजर का हो, फास्ट क्लास मैनेजर का हो, उनका जो प्रमाण पत्र को जो स्वीकृति दिया जाता है, जो मंजूर किया जाता है, उन्हीं के बारे में, उसी के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, जो कि रेगुलेशन 12 में लिखा हुआ है। तो आइए देखते हैं उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। जितने भी माइनिंग सर्टिफिकेट वो कहां से इशू किया जाएगा, वो जो बोर्ड बैठा हुआ था ना, वो बोर्ड के द्वारा स्वीकृति प्राप्त किया जाएगा, ठीक है। जो बोर्ड डिसीजन ले लिया है इस पढ़ाई के लिए, ये सर्टिफिकेट के लिए वो माइंस में ये काम करेगा। मान लीजिए एक फॉरमैन का जो सर्टिफिकेट, वो क्या काम करेगा, ठीक है। वो सर्टिफिकेट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ये सारे डिटेल जो है ना वो बोर्ड बताएगा कि ये सर्टिफिकेट के लिए इतना क्वालिफिकेशन चाहिए, इतना उनको काम दिया जाएगा, वो माइंस में इसके लिए रिक्वायरमेंट होगा। ये सारा जो डिटेल्स है ना वो बोर्ड ही सही स्वीकृति मिलेगा, जो सर्टिफिकेट को बोर्ड के द्वारा ही वो स्वीकृति मिलेगा। क्यों मिलेगा, वो माइंस क्षेत्र में उनको काम मिलेगा वो सर्टिफिकेट की वजह से, ठीक है। प्रत्येक माइंस में, प्रत्येक ओपन कास्ट माइंस में वो माइंस को चलाने के लिए एक फर्स्ट क्लास मैनेजर का जरूरत होता है, जो कि फर्स्ट क्लास मैनेजर उनको कहा जाता है, ठीक है। और उसमें बोल रहे हैं उनको सहायता करने के लिए, जो फर्स्ट क्लास मैनेजर रहते हैं उनको सहायता करने के लिए एक असिस्टेंट मैनेजर रहेंगे, उनको असिस्टेंट मैनेजर कहा जाएगा, ठीक है। जो कि ओपन कास्ट माइंस में जितने भी काम होता है उस कार्य को सर्वेक्षण करने के लिए जो जिम्मेदारी दिया जाता है वो होते हैं सर्वेयर, ठीक है। तो उस सर्वेयर को भी
रखा जाएगा, स्वीकृति देना होगा। और किसको किसको देना होगा? जितने भी माइंस में जो काम करते हैं, जो माइनिंग मेट हो गए, जितने भी फॉरमैन हो गए, ये सबको देना होगा जो जो काम है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट रेगुलेशन 14। रेगुलेशन 14 क्या कहता है? सबमिशन एप्लीकेशन। ठीक है, जितने भी माइनिंग के एग्जाम होगा ना, जितने भी माइनिंग, जैसे कि अभी देखिए जितने भी मेट फॉरमैन और सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास जितने भी आदमी भरे, कैसे भरे, उनके लिए एक तो फॉर्मेट है। ठीक है, तो ये बोल रहा है जितने भी आवेदनकारी है वो किस में आवेदन करेंगे, किस में भरेंगे, तो उसी के बारे में ये लिखा हुआ है जो रेगुलेशन 14 में। रेगुलेशन 14 का पहला पॉइंट देखिए। रेगुलेशन 14 का पहला पॉइंट है जो बोर्ड द्वारा बनाया गया आवेदन का जो निर्धारित जो फर्म रहेगा, उसी फर्म में ही वो अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, ये जो फर्म है, ये अप्लाई करने का फॉर्म जो है वो बोर्ड प्रोवाइड करेगा। ठीक है, समझ में आइए ना? जितना भी एग्जामिनेशन में है होगा, वो एग्जामिनेशन का एक तो फॉर्मेट होना चाहिए, एक तो फॉर्म होना चाहिए। सबके लिए अलग अलग, जैसे कि मेट के लिए क्या है, कैसा रहेगा फॉर्मेट, फॉर्मेट के लिए कैसा रहेगा, सेकंड क्लास के लिए कैसा रहेगा, फर्स्ट क्लास के लिए, सबके लिए अलग अलग फॉर्मेट होना चाहिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट बोल रहे हैं ये जो फॉर्मेट बनेगा वो बोर्ड ही फाइनल करेगा। और इसमें ये बोल रहे हैं जो मैनेजर और सर्वेयर का जो एग्जाम जो होता है ना, जो कोई भी मैनेजर और सर्वेयर का एग्जाम होता है, तो 60 डेज पहले वो नोटिस को निकालेगा। ठीक है, जो कोई भी एग्जाम होता है तो एग्जाम का होने से 60 डेज पहले वो नोटिस निकाल देगा कि ये एग्जाम होगा। ठीक है, ये भी बोल रहे हैं जो दरखास्त ग्रहण करने का समय भी इसमें बोल रहे हैं कि इतना समय के मतलब 60 दिन के भीतर दरखास्त हम लोगों के पास पहुंच जाना चाहिए। ये भी पॉइंट वो बोल रहा है। ये रेगुलेशन 14 कंप्लीट सबको समझ में आ गया? इसमें 3 ही पॉइंट है। ठीक है, सबको समझ में आ गया 14 क्या है? उसके बाद आते हैं 15। 15 क्या है? एज एंड जनरल क्वालिफिकेशन ईटीसी ऑफ कैंडिडेट्स। ठीक है, जो माइनिंग एग्जाम देने के लिए जितने भी व्यक्ति होते हैं, जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं, उनका एज क्या होना चाहिए, वो उनका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट बता रहे कोई भी माइनिंग बोर्ड में माइनिंग एग्जाम देने के लिए चाहेगा तो उसका कम से कम 20 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई भी माइनिंग का एग्जाम लिखेगा तो उसको 20 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैनेजर, सर्वेयर, फॉरमैन, मेट और ब्लास्टर कोई भी एग्जाम वो नहीं दे पाएंगे जब तक उनके पास सेंट जन एम्बुलेंस का सर्टिफिकेट, वैलिड फास्टर सर्टिफिकेट नहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बता रहा है जब कोई भी व्यक्ति का जितने भी कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे उनका डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट जो कि मैट्रिक सर्टिफिकेट का आवश्यक होता है, वो नहीं होने से वो भी एग्जाम के लिए वो अप्लाई नहीं कर पाएगा। ठीक है, जिसके पास +2 सर्टिफिकेट नहीं रहेगा वो फॉरमैन और मैनेजर का एग्जाम और सर्वेयर का एग्जाम नहीं दे पाएगा। ठीक है, जिसके पास, हाँ बोलो बोलो। ओके, तो जिसके पास मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी नहीं रहेगा वो भी एग्जाम नहीं दे पाएगा। ठीक है, अगर कोई बंदा जो फर्स्ट क्लास का एग्जाम देना चाहेगा, जब तो उसके पास सेकंड क्लास का सर्टिफिकेट नहीं रहेगा वो एग्जाम नहीं देगा, ये बता रहा है। ठीक है, ये सब अगर नहीं होता, नहीं हो रहेगा तो वो एग्जाम के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। तो पहला पॉइंट क्या होता है? कोई भी माइनिंग बोर्ड एग्जाम देने के लिए उसको 20 वर्ष होना चाहिए। कोई भी मैनेजर, सर्वेयर, मेट, फॉरमैन, ब्लास्टर का एग्जाम देने के लिए उसके पास सेंट्रल अभियान शासन का वैलिड फास्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए।
वो मैट्रिक सर्टिफिकेट होना चाहिए, ताकि उनका डेट ऑफ बर्थ का, उसमें वयस का जो प्रमाण पत्र होता है वो पता चल सके। मेडिकल फिटनेस होना चाहिए, और जिसके पास +2 सर्टिफिकेट नहीं रहेगा वो फॉरमैन और मैनेजर का एग्जाम वो नहीं दे पाएगा। ठीक है। अगर मान लीजिए अगर कोई डिप्लोमा और डिग्री नहीं करेगा तो कैसे फॉरमैन कैसे बनेगा, वो कैसे मैनेजर बनेगा, वो भी बता रहा है। डिप्लोमा और डिग्री नहीं करने से भी कोई मैनेजर या फॉरमैन नहीं बन पाएगा। ठीक है। 15 में इतने ही पॉइंट आ रहा है, जो मेन पॉइंट है इसको हमने नोट कर दिया है। ठीक है। उसके बाद आते हैं 15 आ गया, 16 में यही बता रहा है। 16 में ये बता रहा है, मान लीजिए कोई मेट का एग्जाम देने के लिए उसको 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। फॉरमैन का जब मेट पास होता है उसको फॉरमैन जॉब देना चाहिए। पहले क्या होता था, 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए था, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। जो लेटेस्ट का बात मैं बता रहा हूँ। अगर कोई मेट से सेकंड क्लास में जब देना चाहेगा, फर्स्ट क्लास में जब देना चाहेगा, तो उसको 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। ठीक है। सर फॉरमैन से देना चाहेगा तब? फॉरमैन से देना चाहिए तो उसका भी 4 वर्ष का होना चाहिए। 5 ईयर? 4? हाँ, 4 वर्ष का होना चाहिए। ऐसे भी हो सकता है, मान लीजिए मान लीजिए आप मेट में काम कर रहे हैं। ठीक है। 2 साल के बाद आप फॉरमैन पास के लिए फॉरमैन आपको प्रमोशन दे दिया गया है। तब उस क्षेत्र में क्या होगा, मेट का इतना दिन, फॉरमैन का इतना दिन दे के अगर 5 साल हो जा रहा है तो आप एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है। और 16 चला गया है। 17 में वही प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा है, जो सर्वेयर का बारे में, कि कम से कम उनका 2 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और ब्लास्टर का भी 2 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब तो जाके वो ब्लास्टर का एग्जाम दे पाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। नेट में भी वही सर बता। जैसे हाँ बोलो। सर जैसे फॉरमैन का 1 ईयर का एक्सपीरियंस है किसी के पास, हाँ और बैट का 4 ईयर का, फिर भी चल जाए? हाँ, चलेगा, आराम से अप्लाई कर सकता है। ठीक है। मैंने एक साथ में डिस्कस कर दिया सबका। मैनेजर के लिए मेट से अगर कोई देना चाहेगा, परमिट देना चाहेगा, तो 5 हाँ तो ईयर्स का होना डायरेक्ट में तो चाहिए। 5 ईयर है। 5 ईयर। हाँ, डाल दीजिए। आप अभी भी सेकंड क्लास दे सकते हैं। ठीक है। लेकिन अभी तो यही देंगे। हाँ ठीक है। तो वो बोल रहा है कि मैनेजर के लिए आपको मेट से अगर कोई देना चाहेगा तो 5 प्लस एक्सपीरियंस होना चाहिए। फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास के लिए शायद में भी 6 ईयर्स जरूरत होता है। ठीक है। मेट के लिए 3 ईयर्स का होना चाहिए, और ब्लास्टर के लिए 2 ईयर्स का होना चाहिए। ये जो है 18 तक उसके में कंप्लीट आ जाता है। ठीक है। जो ब्लास्टर का रहेगा ना, ब्लास्टर का 2 ईयर्स का रहेगा। सर इसमें जैसे एक्सपीरियंस तो 5 ईयर का हो गया, हाँ इसमें आदमियों की भी लिमिट रहती होगी ना, उस माइंड में कितने आदमी, मशीनरी, ऐसा कुछ? हाँ, है ना, क्या? है। उसका लिमिट मुझे अभी एक्चुअली याद नहीं है, वो मैं आपको देख के बताऊंगा, क्योंकि हम बाद गलत। में बता देना। हाँ, क्योंकि अगर बोल दूंगा बाद तो में बता गलत हो जाए, क्योंकि सारे यूट्यूब में सारे देखेगा, समझ रहे हैं ना। कितना है मैं बताऊंगा, मैं आपको व्हाट्सएप मैसेज कर दूँ, सबको वो देख लेंगे। कितना ठीक है। कम होने से वो सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा। ठीक है। फिलहाल अभी एक स्टूडेंट का ऐसा हुआ था, ठीक है। एक ठीक स्टूडेंट का है। ऐसा हुआ था कि आपका माइंड में इतना मैन पावर होना चाहिए, इतना प्रोडक्शन होना चाहिए, वो नहीं होने की वजह से आपको हाँ। सर्टिफिकेट ये कर दे, उसके लिए एक तो मेल दिया हुआ था। ठीक है। उसको फिर 10। हाँ लेकिन सर कई बार ऐसा होता है ना कि माइंड में बरकत तो ज्यादा है, हम्म, लेकिन शो कम कर रखे हैं उन्होंने, उस कंडीशन में क्या होगा? वो तो ऐसा कंडीशन, वो उतना भी कंडीशन दिखाएंगे जितना कि उनका कोई भी जो सर्टिफिकेट वैलिड होगा। ठीक है। ऐसा कर रहे होंगे कि जितना उतने व्यक्ति पे कितना सेफ्टी ऑफिसर रखना चाहिए, कितना मैनेजर रखना चाहिए, वो सबको नहीं रखने की वजह से ये लोग ऐसा
कर रहे हैं, ठीक है। जितने भी अगर नहीं, ज़्यादा जैसे मेंबर मैनेजर हो, भी है मान लो उसपे। मैनेजर हो तो कोई किसी का कमी होगा, जैसे वेलफेयर ऑफिसर का कमी होगा, सेफ्टी ऑफिसर का कमी होगा, इसका ना मैं डिटेल्स दे दूंगा, इतना व्यक्ति इतने होने से एक सेफ्टी ऑफिसर रहेगा, इतना से एक मैनेजर रहेगा, एक्शन मैनेजर है, इस सब का मैं दे दूंगा। रेगुलेशन बुक में है लेकिन वो चेंजेस हुआ है। ठीक है। हाँ, जो ब्लास्टर का एक्सपीरियंस है, ब्लास्टर का 2 इयर्स का एक्सपीरियंस बोल रहा है, और उसमें 6 मंथ का सर्टिफाइड जो किए होंगे उसका एक्सपीरियंस में मेंशन किया जाना चाहिए बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद आते हैं फी फॉर ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट, ठीक है। जो एग्जाम देते हैं वो कौन सा एग्जाम के लिए कितना फीस रखा गया है, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट क्लास मैनेजर के लिए कितना रुपीज, कोई बता सकता है? 100 रुपीज सर। 100 रुपीज। सेकंड क्लास मैनेजर के लिए 75 रुपीज। सर्वेयर एग्जाम के लिए 50 रुपीज। फॉरमैन सर्टिफिकेट के लिए 50 रुपीज। 50 रुपीज फॉरमैन सर्टिफिकेट के लिए। मेड सर्टिफिकेट के लिए नेट के लिए 30 रुपीज। ब्लास्टर सर्टिफिकेट के लिए 30 रुपीज। गैस टेस्टिंग के सर्टिफिकेट के लिए 30 रुपीज, ठीक है। इतना फीस सर आपको ब्लास्टर के देना लिए होगा। क्या? 30। ब्लास्टर, अब ब्लास्टर के 25, सॉरी मैं गलत बोल दिया, ब्लास्टर के लिए 25 है, हाँ, ठीक है। ये सब तो एग्जाम फॉर्म भरते हैं तब उस डिटेल में भी आता है। हाँ हाँ, तो ये इसमें जो रेगुलेशन में लिखा है, रेगुलेशन नंबर 21 में ये मेंशन किया गया है। 21 में ये लिखा है कि ये आपको देना होगा, या जब आप सर्टिफिकेट जब रिन्यूअल करेंगे तब इसको भी जरूरत होता है। हाँ, इसमें एक पॉइंट और ऐड किया हुआ है। मान लीजिए अप्लाई तो कर दिया, ये पैसा तो सबमिट कर दिया डीजीएमएस को, उस क्षेत्र में किसी व्यक्ति अगर मृत्यु हो जाता है एग्जाम पहले, किसी व्यक्ति जब एग्जाम पहले मृत्यु हो जाता है तो उसका क्षेत्र में चीफ इंस्पेक्टर माइंस उसका पैसा को लौटा सकते हैं, मतलब उसको रिटर्न कर सकते हैं। बाकी क्षेत्र में मान लीजिए कोई एग्जाम था उसका डेट में वो भूल गया है, और जिस दिन पहुंचना था उस दिन नहीं पहुंच पाए, गाड़ी स्ट्राइक हो गया है, किसी भी कारण से नहीं पहुंच पाए, वो उसका जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन जब कोई डेथ हो जाएगा उस, वेदर की प्रॉब्लम हो जाए, हाँ, उससे वो लेना देना नहीं है। लेकिन किसी का डेथ हो जाता है उस क्षेत्र में वो बोलने से वो चीफ मिनिस्टर उसका पैसा रिटर्न कर सकते हैं। वो 21 में इतना ही पॉइंट है, ठीक है। 10 कंप्लीट हुआ था आज, 10 कंप्लीट हो गया, मतलब 11। ज्यादा 10-10 ही करके जाएंगे, ज्यादा करके नहीं जाएंगे, ज्यादा करने से याद नहीं रहेगा, ठीक है। जितने भी डिस्कस किए सबको समझ में आ गया अच्छा तरह से। उसके बाद अभी हम क्लास मतलब क्वेश्चन पूछेंगे। सबको समझ में आ गया? बताओ सबको समझ में आ गया? तो अभी क्वेश्चन राउंड है। आ गया। ओके, तो हम स्टार्टिंग से क्वेश्चन पूछ रहे हैं चैप्टर 1 से। एमएमआर 1961 कौन सा सेक्शन के ऊपर आधारित है? मैं जिसका नाम लूंगा वही बताएगा। प्रकाश जी बताइए। प्रकाश जी, एमएमआर 1961 कितने नंबर सेक्शन के ऊपर आधारित है? अगर नहीं है तो बोल देना सर याद नहीं है, जल्द बोलो, ज्यादा टाइम ले लेंगे, ठीक है। सुशील कुमार जी बताइए। 57 सर। ओके, राइट आंसर। एमएमआर 1961 कितने तारीख को कौन सा महीना में बनाया गया था? देव कुमार जी बताइए। देव कुमार जी बताइए, एमएमआर 1961 कब बनाया गया था? 2 जुलाई 1961। नहीं नहीं, 11 मार्च 1961। एमएमआर 1961 का पूछ रहा हूँ, एमएमआर 1961। ओके, मेटलीफेरस माइंस कहाँ कहाँ पर लागू नहीं होता है? राउत जी बताइए।
कोल और ऑयल माइनिंग के छोड़ के सभी में लागू होता है सर। ओके। असिस्टेंट मैनेजर किससे कहा जाता है? असिस्टेंट मैनेजर का डेफिनेशन क्या है बताइए, रंजन आपट जी जो बोलिए। मैनेजर का जो रुकिए मैनेजर रुकिए का रुकिए। सर्टिफिकेट होना चाहिए और मैनेजर का अंदर काम करता है उसका। ऑनर एजेंट मैनेजर उनको अपॉइंटमेंट किए होंगे, ठीक है। मैनेजर की हेल्प के लिए वो नियुक्त किया जाएगा। जी। ओके, उसके बाद आते हैं कॉम्पिटेंट पर्सन। कॉम्पिटेंट पर्सन के बारे में बताइए, देव कुमार जी बताइए कॉम्पिटेंट पर्सन कौन है? माइनिंग में फोरमैन और मैकेनिकल ये। ठीक है, लेकिन उसका जो, जिसकी एज 20 वर्ष हो। हाँ, कॉम्पिटेंट पर्सन कौन है? जिसका 20 या वर्ष उससे होना अधिक हो। चाहिए। मैनेजर उनको लिखित आदेश दिए होंगे, जिस काम के लिए उनको अपॉइंटमेंट किया जाएगा। मेट ब्लास्टर फोरमैन और कोई ऑपरेटर भी ये हो सकते हैं। हाँ, लेकिन जो रेगुलेशन में लिखा हुआ कॉम्पिटेंट पर्सन जिसको 20 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, मैनेजर उनको लिखित आदेश दिए होंगे, जिस काम के लिए उनको अपॉइंटमेंट, उस वो काम के अपने लिए कार्य के रेस्पॉन्सिबल लिए रहेंगे। उनको उत्तरदायी कोई भी मशीनरी प्लांट इक्विपमेंट उनको ड्यूटी दिया जाएगा। रिस्पॉन्सिबल होंगे अपने वर्क ठीक के है, लिए जो दिया हुआ है। ओके ओके। उसके बाद बताइए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। रंजन आप जी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बारे में बताइए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बारे में बताओ। वो सर डिस्ट्रिक्ट का मजिस्ट्रेट होता है, वो उसी डिस्ट्रिक्ट का अंदर में कोई माइंस रहता है तो उसी का जिम्मेवार रहता है, उसका कैसे लॉ एंड लॉफुल ऑर्डर से काम होगा। उसका आसपास माइंस दूसरा डिस्ट्रिक्ट में भी रहेगा तो माइंस उसका चीफ मिनिस्टर नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको ऑर्डर देगा तो वो माइंस को भी वो देखभाल कर सकता है। देखिए दो डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बीच में। दो डिस्ट्रिक्ट दो के बीच डिस्ट्रिक्ट में, का। ठीक है। जी सर। ठीक है, अगर रिपीट के लिए ना जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उसको भी एक एक बार फिर से आपको आप लोग देखिए, ठीक है। फेस, फेस का डेफिनेशन क्या है? फेस किससे कहा जाता है? देव कुमार जी फिर से बताइए, फेस फेस क्या है? वैसे नहीं पता है। मूविंग फ्रंट ऑफ एनी सर वर्किंग प्लेस। ग्लास हॉल सर हॉल से जो बेंच की एज का जो नहीं 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 नहीं, वो नहीं है सोनल जी, गलत है। एक्चुअली क्या है, फेस का पूछ रहा है। फेस क्या है? जो मूविंग फ्रंट ऑफ, सर समझिए वो जिसका अपना कार्य चालू रहता है, आगे हाँ, बढ़ता है। मूविंग फ्रंट ऑफ फ्रंट। एनी वर्किंग प्लेस, जो मूविंग कि जब कोई भी वर्किंग कार्य प्लेस जब जो आगे आगे बढ़ता बढ़ता चलता रहता है, जाता है, जो भी कार्यस्थल को, उसी को वर्किंग हाँ प्लेस कहा जाता है, ठीक है। वर्किंग प्लेस कहते हैं। उसके बाद बताइए मैनेजर। सोनल जी बताइए मैनेजर के बारे में बताइए। मैनेजर जिनके पास फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट होगा सर, हाँ जिसे ऑनर एजेंट नियुक्त करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के या सीआईएम के आदेश पे, हाँ, उनको पूरी माइंस की लॉ एंड ऑर्डर को उनके अधीन होंगे, मतलब वो एक्ट 17 के तहत उनको अपॉइंटमेंट किया जाएगा, नियुक्त किया जाए। ठीक है। ओके, उसके बाद आते हैं वर्किंग प्लेस। वर्किंग प्लेस, वर्किंग प्लेस किसको पूछें, किसको? हाँ अली जी, वर्किंग प्लेस बताइए, वर्किंग प्लेस किससे कहा जाएगा? वो कार्य कल का क्लास याद नहीं है। तो क्यों आपने ग्रुप कल मतलब फिर से जो किया वीडियो था। छोड़ा हुआ था क्यों नहीं देखे? आप तो मुझे मैसेज किए थे कि सर वो वाला डाल दीजिए, आपको तो डाला हुआ था। कल सब थोड़ा टाइम नहीं मिला। ऐसा मैं नहीं समझूंगा ना, क्योंकि जो आपको दिया जाएगा, जो मैं आपको पूछूंगा तो आपको बताना होगा आंसर, ठीक है। तो वर्किंग प्लेस, वर्किंग प्लेस अलग है। लॉफुल एक्सेस, जिस पे कार्य हो रहा है आगे चल रहा है कार्य, लॉफुल वर्किंग एक्सेस रहेगा जहाँ पर कानून के हिसाब से काम होगा, ठीक है, जहाँ पर कानून के हिसाब से काम होगा वर्किंग वर्किंग प्लेस कहा जाएगा, ठीक है। ओके, उसके बाद आता है क्वेश्चन, जब कोई माइंस न्यू ओपन होगा, ठीक है, तब कौन सा फॉर्म और कौन सा शेड्यूल के
आंसर रीजनल इंस्पेक्टर को दिया जाएगा। इसके एलिजी बताओ। फॉर्म फर्स्ट शेड्यूल 30 days का अंदर सर। ओके ओके, राइट आंसर, राइट सर ये आंसर। जो गाड़ी लोड होती है ना, हाँ मार्बल ब्लॉक से जो गाड़ी लोड होती है, हाँ उसके फोटो वगैरह भी ग्रुप में डालूं क्या? हाँ हाँ, डालिए ना, कैसे होता है हम लोग देखेंगे ना, बोला। ठीक है सर। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगर माइंस में कोई लीज बाउंड्री को अगर कुछ कोई परिवर्तन करता है तो उसका जो नक्शा है कितने दिन के भीतर सबमिट किया जाएगा? रंजन राठौड़ जी बताओ। 7 days। 7 डेज के भीतर, ठीक है। मान लीजिए जो ऑनर एजेंट मैनेजर जितना तारीख को माइंस को चलाने के लिए सोचे हैं कि इतना तारीख को चलाया जाएगा, तो उसका रिपोर्ट किसको किसको दिया जाएगा? चीफ मिनिस्टर और रीजनल इंस्पेक्टर, ठीक है। सर ये जैसे डीएमजी जो होता है ना और डीजीएमएस, इनका भी वर्क अलग अलग है ना? डीजीएमएस कौन है जी? ये जो रीजनल सेफ्टी कमेटी आ गई, इंस्पेक्टर वगैरह आ गए, ये तो उसके अंदर आ गए। वो उनका और है। डीएमजी हाँ, जो सर्वेयर वगैरह सर्वे करते हैं या लीज को निकल देते हैं, मतलब। वो तो आईबीएम के अंदर में आएगा। अच्छा ये ठीक। सर क्वेश्चन फिर से पूछिए। क्या क्या सर फिर से एक बार क्वेश्चन समझे नहीं हम। जो ये प्रोडक्शन वगैरह जो रहता है वो आईबीएम के अंडर में रहता है सिस्टम। डीजीएमएस भी रहता, आईबीएम भी उसको देता नहीं कितना। हाँ हाँ, उनमें भी रहता है, लेकिन मेन कंट्रोल उनका ही रहता है ना, जैसे रॉयल्टी देखिए, वगैरह कलेक्ट करना। डीजीएमएस का काम है वो सेफ्टी देखेगा। हाँ वो सेफ्टी देखेगा, बाकी वो देखेंगे जितने भी जैसे और होते रॉयल्टी हैं। कलेक्शन हाँ, और वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट रवाना को दिया वगैरह जो जाएगा। भी है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जाएगा, हाँ, ठीक है। जैसे कि आपका कोई कहीं पे डम बनाना चाहेंगे तो कौन आगे चेक करेगा? आईबीएम आके देखेगा इसमें मटेरियल है कि नहीं, जियोलॉजिकल रिपोर्ट देगा, उसके बाद आईबीएम आके इंस्पेक्शन करेगा कि यहाँ पे डम बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। इंस्पेक्शन करेगा। क्या क्या जो डॉम बनाता है सर कौन पहले? देखिए, कहीं पर भी डम किस जगह में बनाना चाहिए? जहाँ पर नॉनर एरिया है, ठीक है, जहाँ पर उनमें भी मटेरियल। सर माइनिंग इंजीनियर ही रहते हैं ना। हाँ, हाँ, माइनिंग इंजीनियर ही रहेगा वो। तो जहाँ पर डम बनाया जाएगा वो पहले क्या होगा? अरे किस क्या हुआ भाई, म्यूट कीजिए कौन, ठीक है। तो उसमें जो डम बनाया जाएगा ना, डम पहले जहाँ पर जिस एरिया में और नहीं निकलेगा, नॉनर जो एरिया है, पहले उसी एरिया को फोकस किया जाएगा। लेकिन इसके लिए कौन जियोलॉजिकल जो रिपोर्ट देगा, उसके बाद आईबीएम आके इंस्पेक्शन करेगा कि इसमें मटेरियल नहीं है, वो कंफर्म करेगा, तब जाके वहाँ पे डम बनाया जाएगा। और बहुत सारे उसमें पॉइंट्स है, मैं यूट्यूब में वीडियो छोड़ा हुआ हूँ डम मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है। ओके, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वार्टरली रिटर्न कितने मंथ में दिया जाता है? 20 फरवरी सर। 3 months 20 February। 3 मंथ, ठीक है, 3 मंथ आपको बोलना होगा। 20 डेट 20 को जाता है सर, जनवरी और अप्रैल, अक्टूबर, जुलाई, अक्टूबर। हाँ, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन, ये जो क्वार्टरली रिटर्न दिया जाएगा कितना फॉर्म और कौन सा नंबर फॉर्म और कौन सा शेड्यूल के भीतर दिया जाएगा? फॉर्म नंबर 2 सेकंड। फॉर्म 2 और फास्ट शेड्यूल, ठीक है। फर्स्ट शेड्यूल। उसके बाद आते हैं, प्रत्येक वर्ष फरवरी 20 तारीख को जो ऑनर एजेंट मैनेजर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर, चीफ इंस्पेक्टर के पास जो भेजा जाता है वो कौन सा फॉर्म और कौन सा शेड्यूल में एनुअल रिटर्न को भेजते हैं? बताओ। फॉर्म 3 फर्स्ट शेड्यूल। शेड्यूल 1 फर्स्ट शेड्यूल। ओके, फॉर्म 3 और फास्ट शेड्यूल, ठीक है। ऐसा घुमा के क्वेश्चन पूछेगा वो। अगर कोई माइंस
बंद होता है तब कितने दिन के भीतर, या बंद करने का जो कोई ओनर सोचेगा तो कितने दिन के भीतर वो रिपोर्ट देगा? 90 दिन। 30 डेज के भीतर देगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं जब कोई माइंस बंद हो जाता है तो उसको जो फिर से चालू किया जाता है तब उस क्षेत्र में कौन सा फॉर्म और कौन सा शेड्यूल में नोटिस दिया जाएगा? फॉर्म 1 फर्स्ट शेड्यूल। बस राइट आंसर, राइट आंसर, राइट आंसर। मान लीजिए कोई भी कंपनी का वहाँ पे कुछ सदस्य मिले, कुछ पार्टनर मिल के माइंस पे चलाते हैं, तो उसमें कोई भी एक पार्टनर जब वो चेंज हो जाता है या छोड़ देता है तब उस क्षेत्र में कितने दिन के भीतर चीफ इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर को उसके बारे में बताया जाएगा? 7 डेज। 7 डेज के भीतर, ठीक है। ओके। बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन में चेयरमैन के साथ और कितने भी मेंबर रहते हैं? 5। जो 5% मेंबर रहते हैं उनका क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? बताओ। टेक्निकल माइनिंग क्वालिफिकेशन रहना चाहिए, मेटालिक फेरस माइंस में काम करना चाहिए, उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए, हाँ। माइनिंग का डिग्री होना चाहिए और माइनिंग का रिलेटेड कहीं टीचर लेक्चर होना चाहिए। हाँ, मतलब वो हासिल किए होंगे और किसी भी अन्य साल जो शिक्षादान वो करते रहेंगे और शिक्षानुष्ठान जो कि टीचरशिप का जो काम वो करते रहेंगे, ठीक है, शिक्षादान करते रहेंगे और स्थानीय कार्य का अनुसंधान में वो कार्य कर रहे होंगे, देखिए माइनिंग रिसर्च वगैरह में, ठीक है। ये जितने सब मेंबर होते हैं इनको कौन अपॉइंटमेंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। ये जो बोर्ड रहता है, ये बोर्ड का कार्यकाल, जो सदस्य रहते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है? 3 years। 3 इयर्स, ठीक है। अगर कुछ इमरजेंसी जब पड़ जाता है तब उस क्षेत्र में चेयरमैन कितने दिन पहले सभी को मीटिंग के लिए बुला सकते हैं? 2 दिन। ओके। अगर कोई व्यक्ति, उनमें से जो व्यक्ति पर्सन रहते हैं उनमें से कोई अगर भारत छोड़ के जाएगा, वहां पर प्रेजेंट नहीं रहेगा, तो कितने दिन पहले वो इन्फॉर्म करेगा? 7 days। 10 डेज, 10 डेज, ठीक है। ब्लास्टर, जो व्यक्ति एग्जाम देंगे ब्लास्टर का एक्सपीरियंस में 6 मंथ का उसमें क्या मेंशन होना चाहिए? शॉर्ट फायर। शॉर्ट फायरिंग के बारे में मेंशन होना चाहिए, ठीक है। कौन सा सर्टिफिकेट नहीं रहने से कोई व्यक्ति मैनेजर और फॉरमैन का एग्जाम नहीं दे पाएगा? फर्स्ट जॉन एसटी जॉन एम्बुलेंस का। और +2 के विषय नहीं रहने से, +2 नहीं रहने से, मेडिकल फिटनेस नहीं रहने से, फास्टर सर्टिफिकेट नहीं रहने से ये नहीं दे पाएगा, ठीक है। ओके। कोई भी एग्जाम के लिए कोई व्यक्ति
एग्जाम अप्लाई कर देता है, उसका जो चार्जेस, जो सर्टिफिकेट का फीस लगता है उसको सबमिट कर देता है। अगर अप्लाई कर कुछ दिन के बाद और एग्जाम से पहले डेथ हो जाता है, तब उस क्षेत्र में उसका पैसा का क्या होगा? चीफ मिनिस्टर रिटर्न करते हैं। ओके, ठीक है। चलिए, आज का जो डिस्कस हुआ है 10 ही डिस्कस किए हैं। कल फिर डिस्कस होगा, अगर हो सके तो शाम में, अगर टाइम मिलेगा, वो फायर का क्लास होने के बाद। हाँ, फायर का क्लास होने के बाद जो रेगुलेशन का जो एमसीक्यू है वो सर ग्रुप में थोड़ा सर भेज। कंप्लीट होने दो, कंप्लीट होने के बाद डालेंगे ना, अभी से किसे डालेंगे? यूट्यूब में जो भी मैं रेगुलेशन का छोड़ा हूँ, जितना भी रेगुलेशन का लेकर वीडियो बना हुआ है ना, 1 से लेकर के 190 185 तक, वो सब एमसीक्यू देख लो, वही वाला ही मैं छोड़ूंगा। सर और एक रिक्वेस्ट है सर। हाँ, बोलो। शुक्रवार को मैं शायद मेडिकल जाने वाला हूँ, थोड़ा मतलब जो भी डिस्कशन किया होगा थोड़ा यूट्यूब में डाल दीजिए सर। हाँ हाँ, वो डाल दिया जाएगा, ठीक है।